जब आप स्टोर में ही वो आप पुतले खड़े कर दोगे, मैनिक्विन्स खड़े कर दोगे, उनको कपड़े पहना दोगे, तो लोग जनरली अपने बाइंग डिसीजंस उसी टाइम ले लेते हैं इन स्टोर में देख के। ऑथर ने कहा जब भी हमने एंशिएंट स्कल्पचर्स को एग्ज्यूम करा मतलब जो गड़े हुए थे उनको जब हमने एक्सकेवेट किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया, तो उनको डिस्कवर किया गया कि वो बिल्कुल अनकलर्ड थे, मतलब वो ब्लैक या व्हाइट कलर के ही थे। जब हमने उनको निकाला, गड्ढे से खोद के निकाला पुराने स्कल्पचर्स को, जैसे ही प्रॉपर स्टाफ आएगा एकदम से कोट की तो चांदी हो जाएगी, कोट तो स्मूथ फंक्शन करने लग जाएगा। क्या पता जो नए जॉब पर आए, जो इस वैकेंसी को भरे, वो लोग बड़े कामचोर हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। केस लेट्स डिस्कशन 1 में आज हम लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में समझेंगे कि किस तरह से आपने पैसेजेस पर नॉलेज को अप्लाई करना है, एक्टिवली थॉरोली कैसे पैसेजेस को समझना है, किस तरह से स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके ऑप्शंस को एलिमिनेशन के जरिए करेक्ट आंसर पर पहुंचना है। दिस विल बी द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। सो लेट्स क्विकली डेल्व इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंपनीज जो विश करती हैं बूस्ट करना अपनी सेल्स को मर्केंडाइज के, उनको इस्तेमाल करने चाहिए इन स्टोर डिस्प्लेस ताकि वो कैच कर सके कस्टमर का अटेंशन। तो यहां पर बोला गया है कि अगर आप इन स्टोर डिस्प्ले स्टार्ट करेंगे तो उससे आपके कस्टमर का अटेंशन सीक होगा और इस चक्कर में आपकी सेल्स भी बूस्ट हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू अ मार्केटिंग स्टडी, आजकल के जितने भी बिजी शॉपर्स होते हैं उनके पास बहुत कम टाइम होता है कूपन क्लिपिंग का, लिटिल अटेंशन देने का, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग में। इंस्टेड दे मेक 2/3 ऑफ देयर बाइंग डिसीजंस ऑन द स्पॉट एट द स्टोर। तो यहां पर बोला कि नॉर्मली एक ऑनलाइन मार्केटिंग की अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन मार्केटिंग में जनरली लोग कूपन क्लिपिंग करते हैं, आपको मेल्स के थ्रू पता चलता है कि कंपनी क्या क्या ऑफर लेके आ रही है। तो ऑनलाइन अगर आप जाते हो शॉपिंग करने किसी भी वेबसाइट पर तो आपको जनरली कूपन्स मिलते हैं, मेल ऑफर्स मिलते हैं, जिनके थ्रू आपको पता चलता है कि अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग पे जाऊंगी तो मुझे ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पैसेज ने यहाँ पे बोला कि ऑनलाइन मत जाओ, आप जाओ इन स्टोर डिस्प्ले पे। रादर जब आप स्टोर में ही वो आप पुतले खड़े कर दोगे, मैनिक्विन्स खड़े कर दोगे, उनको कपड़े पहना दोगे, तो लोग जनरली अपने बाइंग डिसीजंस उसी टाइम ले लेते हैं इन स्टोर में देख के। तो ये चीज यहां पर करनी चाहिए ऑन द स्पॉट, क्योंकि 2/3 लोग अपने डिसीजंस वहीं पर बना लेते हैं। आपको पूछा है इस चीज में अजम्पशन क्या होती है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल अजम्पशन। कंपनीज आर इंक्रीजिंगली यूजिंग द इन स्टोर डिस्प्ले। अब आपको लगेगा मैम ये आंसर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए को लेके कोई डेटा नहीं है अपने पास। ए ने बोला कि कंपनीज ऑलरेडी इस टेक्निक को यूज कर रही हैं। पूरे पैसेज में इस चीज के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है कि कंपनी ऑलरेडी इस चीज को यूज कर रही है। सिंस नो इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर दैट, दिस कैन नॉट बी योर अजम्पशन। सेकंड ने कहा ये जो कूपन्स हैं, जो डायरेक्ट मेल सर्विसिंग्स हैं, ये एक टाइम पे बहुत ज्यादा चलती थी, आज भी चलती हैं भाई, एक टाइम पे भी चलती होंगी एंड आने वाले टाइम पे भी चलेंगी। लेकिन पूरे पैसेज ने तुम्हें कहीं भी इंफॉर्मेशन दी है कि ऑलरेडी ये सर्विसेज एक टाइम पे बहुत इफेक्टिव थी, तो ये भी आपका अगेन एलिमिनेशन में जाएगा। सी ने कहा इन स्टोर डिस्प्लेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग डिसीजंस लोगों के ऑन द स्पॉट, और अदर बाइंग डिसीजंस के कंपैरिजन में बाइंग डिसीजंस पे बहुत फोकस पड़ता है। बाइंग डिसीजंस में ये होता है कि आपने क्या खरीदना है, कितने प्राइस में खरीदना है। लैपटॉप खरीदने गए हो तो कितना टीबी का है, क्या हार्ड डिस्क है, क्या रैम है, क्या सॉफ्टवेयर है, कौन सा ओएस है, कितना एनिमेशन है, क्या इसमें वो डला होता है गेमिंग्स करने के लिए एसडी कार्ड या कुछ भी कहते हैं एनिमेशन कार्ड, कौन कौन सा डला है, ये सब बाइंग डिसीजंस होते हैं। तो इन्होंने कहा इन स्टोर डिस्प्ले के दौरान अगर आप देखो तो लोग अपने जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनके बाइंग डिसीजंस। पैसेज ने भी बोला कि बाइंग डिसीजंस हमने देखा 2/3 लोगों के इन्फ्लुएंस हो गए हैं डिस्प्ले से, तो दैट कुड बी डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। लेकिन डी को नहीं छोड़ना है। डी ने कहा इन स्टोर डिस्प्लेस जो कैच करते हैं कस्टमर का अटेंशन, वो इंक्रीज कर देते हैं चांसेस, लाइकलीहुड, चांसेस कि कस्टमर्स डेफिनेटली ऑन द स्पॉट बाय कर लेगा। डी ने ना 100% श्योर कर दिया है कि जैसे ही तुमने मैनिक्विन को जीन्स पहनाई 100% कस्टमर आएगा, पैसे देगा और जीन्स खरीद के ले जाएगा। तो डी ने 100% श्योरिटी के साथ कह दिया है कि डेफिनेटली अगर तुम इन स्टोर डिस्प्ले करोगे तो कस्टमर का अटेंशन सीक होगा और वो डिसाइड कर लेगा ऑन द स्पॉट। पैसेज ने सिर्फ बाइंग डिसीजंस के इन्फ्लुएंस की बात की थी, ये नहीं बताया था ऑन द स्पॉट डिसाइड ही कर लेता है। दैट इज वाई अगर हम सी और डी को कंपेयर करें तो सी इज द बेटर आंसर, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर चॉइस।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. स्टेटमेंट ने कहा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो इंक्रीज करेंगे द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. तो अब ये है कि कंपनी के जितने भी कॉस्ट हैं वो काफी ज्यादा जा रहे हैं और पैसेज के हिसाब से कंपनी की जो इनकम है वो काफी कम है. तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए अब कंपनी ऑब्वियसली प्रॉफिट्स के लिए वर्क करना चाहती है. तो कंपनी ने एक प्रपोजल डिसाइड किया है कि यार चलो एक काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट का हम लोग प्राइस इंक्रीज कर देते हैं. अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेंगे. से फॉर एग्जांपल उनका प्रोडक्ट जो पहले 50 रुपीज का था, अब उसको वो लोग बेचेंगे अगर 75 रुपीज में, तो ये जो 25 रुपीज पर प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी उससे शायद कॉस्ट थोड़े से कम हो, थोड़ा सा यार इनकम बढ़े, थोड़े से पैसे आए, थोड़ा सा मदद मिले कंपनी को. इसके पीछे ऑथर ने 3 असम्पशंस दिए हैं, आपको निकालना है कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी. पहली ने कहा द रेट विल रिमेन मोर और लेस सेम आफ्टर द इंक्रीज, और इसने कहा the expenditure will remain more or less after in the near future. तो इसने कहा प्रोडक्ट का जो नया रेट होने वाला है वो मोर और लेस सेम रहने वाला है. मतलब अगर 50 रुपए में कंपनी है, तो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया था, मेरी सोच पर कंपनी तो नहीं चल रही है, ना ही आपकी सोच पर कंपनी चलेगी. तो आपको कैसे पता कि जो नया वाला रेट है या जो नया वाला एक्सपेंडिचर है, फ्यूचर में कंपनी जितने पैसे उड़ाने वाली है या जितना एक्सपेंडिचर करने वाली है वो मोर और लेस सेम रहने वाला है. जब आपको पुराना डेटा नहीं पता, जब आपको पैराग्राफ ने कोई प्रीवियस डेटा नहीं दिया, तो आप कैसे मान लोगे ये चीज कि कंपनी का जो प्रोडक्ट का रेट है वो लगभग सेम होने वाला है या कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंडिचर लगभग सेम होने वाला है. तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शंस आपके गलत असम्पशंस में जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे कोई भी प्रेमिसेस और कंक्लूजन गिवन नहीं था. थर्ड ने कहा कि राइवल कंपनीज इंक्रीज कर लेंगी अपना प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि राइवल्स मार्केट में जो कंपेटिटर्स हैं इनका देखा देखी वो भी अपना प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर लेंगे. क्या इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि राइवल्स क्या स्टेप लेने वाले हैं? अगेन कोई भी अजम्पशन को फिट इन करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या इसके पीछे सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट आपको गिवन है, सपोर्टिव इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन है पैसेज में, तो ही वो असम्पशन सही होती है, वरना वो गलत असम्पशन में जाएगी. तो राइवल के प्राइस के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है, तो मेकिंग ऑल ऑफ देम इनकरेक्ट आंसर चॉइस, जिस वजह से आपका डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर में जाएगा. मूविंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन. इट इज ड्यू टू अ मिसअंडरस्टैंडिंग. एक्चुअली में ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ऑथर ने बताना चाहा है यहां पर? कि एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जितने भी मॉडर्न स्कल्पचर्स होते हैं उनको मोनोक्रोमैटिक बना दो. मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज ब्लैक एंड व्हाइट हैविंग नो कलर्स. पॉलीक्रोमैटिक होता है मल्टीपल कलर्स, जिसको हम कलरफुल भी बोलते हैं. तो ब्लैक एंड व्हाइट जो हम लोग बना रहे हैं आजकल के, आप कितने भी स्कल्पचर्स देख लो, स्कल्पचर्स होते हैं आपकी मूर्तियां, तो जितनी भी मूर्तियां होती है वो अक्सर ब्लैक कलर में होंगी या व्हाइट कलर में होंगी या इन दोनों के डुअल टोन्स में होती है. तो ये जो हम बना रहे हैं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है. क्या है वो मिसअंडरस्टैंडिंग? ऑथर ने कहा जब भी हमने एंशिएंट स्कल्पचर्स को एग्ज्यूम करा, मतलब जो गड़े हुए थे उनको जब हमने एक्सकेवेट किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया, तो उनको डिस्कवर किया गया कि वो बिल्कुल अनकलर्ड थे, मतलब वो ब्लैक या व्हाइट कलर के ही थे. जब हमने उनको निकाला, गड्ढे से खोद के निकाला पुराने स्कल्पचर्स को, एंशिएंट स्कल्पचर्स को, उस दौरान किसी ने सोचा नहीं, लेकिन आज हम ये सोच रहे हैं. तो तब किसी ने नहीं सोचा अच्छा यार पुराने वाले ब्लैक एंड व्हाइट होते थे तो चलो यार हम भी ब्लैक एंड व्हाइट ही बना लेते हैं. उस दौरान किसी ने नहीं सोचा, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि स्कल्पचर्स had originally been colorfully painted. ओरिजिनली तो उनको कलरफुल ही पेंट किया गया था, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, सायन, सारे कलर्स लिए गए थे. बट that centuries of exposure of moisture actually have washed away the paint. मतलब इतने साल का जो वो जो एक्चुअली रहे वो सॉइल के अंदर, इतने लंबे टाइम तक वो सॉइल में बरेड रहे, इस वजह से मॉइस्चर डैमेज हुआ उनको, और इस मॉइस्चर डैमेज की वजह से उनका कलर उड़ गया. दे हैव वॉश्ड ऑफ देयर कलर. तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि बाहर निकलिए तो यूवी प्रोटेक्शन लगा के निकलिए, क्योंकि जब सनलाइट आपके चेहरे से आपका रंग खींच सकता है तो इनके साथ तो होगा ही ऑब्वियसली. सॉइल का इतना प्रेशर, ह्यूमिडिटी, जितना भी प्रेसिपिटेशन हो गया, आपका जो भी चीजें हैं सॉइल के अंदर, मिनरल्स हो गए, वो सब चीजें भी तो एक्ट कर रही हैं, तो इनका कलर अनकलर्ड हो गया. तो हमने ये देखा कि एक्सपोजर की वजह से उनका हो गया, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जिस वजह से हम भी मोनोक्रोमैटिक बना रहे हैं स्कल्पचर्स को आज की डेट में.
आपको निकालनी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑन विच द होल आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स। पूरा आर्ग्यूमेंट कौन सी अजम्पशन पर यहां पर बेस्ड है। पहले ने कहा नेचुरल ब्यूटी ऑफ द मटीरियल्स जिससे मॉडर्न स्कल्पचर्स को बनाया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। से फॉर एग्जांपल नेचुरल ब्यूटी ऑफ मार्बल, मटेरियल की बात हो रही है, उसके नेचुरल ब्यूटी की बात हो रही है। तो अगर एग्जांपल ले कि यार जो नेचुरल ब्यूटी ऑफ मार्बल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करेगी कि मॉडर्न स्कल्पचर्स को किस तरह से बनाना है। ये बात वैसे ठीक है, जनरलाइज वे में सही है। क्या पैसेज में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसने ये बात बोली हो कि जिस मटेरियल से तुम मॉडर्न स्कल्पचर को बना रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? नो इंफॉर्मेशन, मेकिंग दिस इनकरेक्ट आंसर चॉइस। ग्रिल ग्रिल ग्रिल, जितना ज्यादा ग्रिल कर सकते हो, सैंडविच को नहीं ऑप्शंस को। यहां पर लॉजिकल रीजनिंग में व्हेनेवर यू स्टार्ट टू ग्रिल दी ऑप्शंस, जब ऑप्शंस में कमियां ढूंढनी शुरू करोगे अपने आप आपको वो कमी दिख जाएगी जो बोलेगी ये एलिमिनेटर चॉइस होना चाहिए। बी ने कहा मॉडर्न स्कल्पचर्स इन्फ्लुएंस्ड हैं, किस पर बेस्ड हैं, किन से इन्फ्लुएंस्ड हैं? हमारे बिलीव्स को लेके, हमारे जो भी ख्यालात थे, जो हमारे बिलीव्स थे उनको लेके, एंशिएंट स्कल्पचर्स को लेके हमारे क्या बिलीव्स थे, उन पर हमारे मॉडर्न स्कल्पचर्स बेस्ड हैं। कंसिडरेबल ऑप्शन, बिल्कुल। पैसेज ने भी कहा था कि यार हमें लगता था कि वो ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए हम भी ब्लैक एंड व्हाइट बनाए चले जा रहे हैं। ये हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग उनको मोनोक्रोमैटिक बना रहे हैं, और बना क्यों रहे हैं? एंशिएंट वाला डेटा पढ़ के। कंसिडरेबल ऑप्शन। सी ने कहा एंशिएंट स्कल्पचर्स जो थे उनको ज्यादा मॉइस्चर डैमेज का खतरा था, दे वर मोर ससेप्टेबल, उनको ज्यादा मॉइस्चर डैमेज का खतरा था। अब आपको लगेगा मैम ये करेक्ट असम्पशन, मिल गई करेक्ट असम्पशन, लेकिन ये भी गलत है। क्यों? हमें यहां पर इतना पता चला पैसेज के लास्ट वाले पार्ट पे कि पुराने वाले को मॉइस्चर डैमेज हो गया था सॉइल में रहने की वजह से। मॉडर्न वाले अपने साथ वो एशियन वॉल पुट्टी लेके आए हैं, वाटरप्रूफ वाली कोटिंग लेके आए हैं जिनको मॉइस्चर डैमेज नहीं होगा। ये कहां लिखा है पैसेज में? सी ने ये तो यही बोला है, सी यही तो बताना चाह रहा है कि जो एंशिएंट वाले थे उनको ज्यादा मॉइस्चर का खतरा था, नए वालों को मॉइस्चर का खतरा नहीं है। नए वालों को मॉइस्चर का खतरा नहीं है, इसके बारे में पैसेज में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत आंसर में जाएगा। डी ने कहा कुछ एंशिएंट पेंटिंग्स जो हैं, एंशिएंट पेंटिंग्स की बात कर रहा है, पूरा पैसेज स्कल्पचर्स के ऊपर है भाई, ये पेंटिंग्स पे चला गया कि कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने स्कल्पचर्स को ड्रॉ किया है। भाई इस बारे में कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल अनरिलेटेड ऑप्शन, जिस वजह से आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट ने कहा Several labor and industrial codes in the state have no proper premises. Premises का यहां पर मतलब है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब सपोज कि प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, प्रॉपर कैंटीन एरिया नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन एरिया नहीं है। तो प्रेमिसेस के लिए एरिया को लेके ये कहां पर प्रॉब्लम है? लेबर कोड्स में, और साथ ही आपके नंबर 2 इंडस्ट्रियल कोड्स में, दोनों में ये प्रॉब्लम आ रही है। वैकेंसीज की बात करें तो जजेस और स्टेनोस की वैकेंसी पेंडिंग है, तो एक और प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टाफ। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेबर कोड में और आपके इंडस्ट्रियल कोड्स में। इसके पीछे की क्या पॉसिबल असम्पशंस होनी चाहिए? पहला ऑप्शन कहता है एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टाफ एंड जजेस, मतलब जब आप प्रॉपरली वैकेंसीज को भर दोगे, एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टाफ एंड जजेस ले आओगे, तो आपका ये वाला कोड स्मूथ फंक्शन करने लग जाएगा। आपको लगेगा मैम मिल गई असम्पशन, सही आंसर है बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने ग्रिल किया होगा उनको ये पता चला होगा स्मूथ फंक्शनिंग के बारे में कहां लिखा है? पैसेज में बोला गया है कि इन वाले कोड्स में प्रॉपर स्टाफ नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है जैसे ही प्रॉपर स्टाफ आएगा, जैसे ही प्रॉपर स्टाफ आएगा एकदम से कोर्ट की तो चांदी हो जाएगी, कोर्ट तो स्मूथ फंक्शन करने लग जाएगा। क्या पता जो नए जॉब पर आए, जो इस वैकेंसी को भरे, वो लोग बड़े कामचोर हो या घूसखोर हो या कामचोर हो। क्या गारंटी है कि जैसे ही नया स्टाफ आएगा एकदम से स्मूथ फंक्शनिंग हो जाएगी? स्मूथ फंक्शनिंग हो जाएगी ये नहीं पता, पैसेज ने सिर्फ इतना बोला अभी वैकेंसी नहीं है, एकदम से आते ही स्मूथ फंक्शनिंग हो जाएगी, गलत असम्पशन। सेकंड ने कहा स्टेट को कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कंडीशन की इन कोर्ट्स के, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्यों?
क्योंकि अगर आपके ये गवर्नमेंट कोर्ट्स हैं तो इनका देख रेख करना, सब चीजें करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की, स्टेट की। और स्टेट को इनका कोई ख्याल नहीं है। वो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, वैकेंसीज अभी नहीं भरी हैं। तो ये आपकी करेक्ट अजम्पशन हो गई। थर्ड ने कहा फिजिकल फैसिलिटीज ऑफ एन ऑफिस हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। सेम जैसा कि ये बात कर रहा था कि जैसे ही ऑफिस में फिजिकल फैसिलिटीज होंगी, जैसे ही किसी भी ऑफिस में फैसिलिटी बना दो, वॉशरूम बना दो, कैंटीन बना दो, जैसे ही तुम फिजिकल फैसिलिटीज दोगे लोगों को, तभी तुरंत लोगों की एफिशिएंसी ही बढ़ जाएगी। क्या गारंटी है उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? लोग कामचोर भी तो हो सकते हैं। क्या गारंटी है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी की, जब पैराग्राफ ने एफिशिएंसी के बारे में कोई बात नहीं करी? तो क्योंकि बी बिल्कुल सही आंसर है, only second assumption is implicit, B will be the correct answer choice. अगला क्वेश्चन, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस असाइड, मतलब एक बार एक काम करते हैं, ह्यूमैनिटी को, जो इंसानियत होती है उसको हटा देते हैं, उसको अभी के लिए साइड कर देते हैं। शेयर इकोनॉमिक्स डिक्टेट्स द कंट्री एक्स शुड इंस्टीट्यूट एज द कंट्री वाई हैज डन। तो कह रहे हैं कि शेयर इकोनॉमिक्स के बारे में अगर देखें, सिर्फ पैसे के बारे में देखें, तो कंट्री एक्स को क्या करना चाहिए? मस्ट फॉलो कंट्री वाई। कंट्री वाई को फॉलो करना चाहिए। नेशन वाइड ऑफ क्या करा है अब कंट्री वाई ने, वो यहां पे बता रहे हैं क्या किया है। ऐसा इन्होंने शुरू करा है नेशन वाइड एयर and ground transportation for conveying the seriously injured persons to specialized trauma centers। तो इन्होंने क्या शुरू किया है यहां पर? एयर एम्बुलेंस सॉर्ट ऑफ, कि हेलीकॉप्टर्स को भी एम्बुलेंस बनाया जाएगा। एयर एम्बुलेंस एंड ग्राउंड एम्बुलेंस को बहुत फास्ट कर दिया है, ताकि जो भी लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं किसी भी टाइप के एक्सीडेंट में, जो लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं उनको तुरंत से तुरंत स्पेशलाइज्ड ट्रॉमा सेंटर्स में भिजवाया जा सके, तो उनको एक तरीके से टाइमली मेडिकल केयर मिल जाए। टाइमली एक्सेस टू द काइंड ऑफ मेडिकल केयर दैट ओनली द स्पेशलाइज्ड सेंटर्स कैन प्रोवाइड। ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स होते हैं, उनके पास बेस्ट फैसिलिटीज होती है, सारी फैसिलिटीज होती हैं, आपको अलग अलग हॉस्पिटल नहीं भागना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा जब तुम लोग बंदों को, ऐसे इंजर्ड लोगों को टाइमली एक्सेस दोगे मेडिकल केयर का, जो कि उनकी जानें बचा सकता है, इससे आप इंसानी जान को बचाने के ज्यादा % चांसेस हैं। अब यहां से आती है इकोनॉमिक्स। इसने कहा अर्निंग्स ऑफ दीज पीपल, अब जब इंसान बचेगा तो सरकार के लिए कमाएगा, पहले तो अपने लिए कमाएगा, अब अपने लिए कमा रहा है तो सरकार के लिए भी कमाएगा। तो जब अर्निंग्स ऑफ दीज पीपल विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन कंट्रीज एक्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो अगर इंसान बचा तो कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर इंसान कमा रहा है, तो अल्टीमेटली कंट्री का भी तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी उठेगा। जब ये उठेगा तो इंसान टैक्स भी भरेगा, जब टैक्स भरेगा तो उससे गवर्नमेंट रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से ऑथर लेके आया है पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को, शेयर इकोनॉमिक्स को, कि लोगों को बचाओ, लोगों को एयर एम्बुलेंस और ग्राउंड एम्बुलेंस दो, लोगों को ट्रॉमा सेंटर्स भिजवाओ, ट्रॉमा सेंटर्स में बंदे को 100% सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। जब ये सब कुछ मिलेगा तो उससे इंसान बच जाएंगे। अब जब बच जाएंगे तो इकोनॉमिक्स आया कि इंसान जब बचेगा तो अपने लिए कमाएगा, जॉब करेगा, नौकरी करेगा, उससे कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, साथ के साथ इंसान टैक्स पे करेगा तो गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। इस पूरे आर्ग्यूमेंट पे आपको निकालनी है अजम्पशन। तो पहला ऑप्शन कहता है लाइफ टाइम पर कैपिटा इनकम रफली सेम है एक्स और वाई में। एक्स और वाई में पर कैपिटा इनकम होता है पर पर्सन अर्निंग, कि दोनों कंट्री में पर बंदा कितना कमाता है वो रफली सेम है। सेम है क्या? ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ऐसी कौन सी लाइन है जिसने कहा कि कंट्री एक्स का भी हर बंदा 1 लाख रुपए प्रति माह कमाता है और कंट्री वाई का भी हर इंसान 1 मंथ में 1 लाख कमाता है? दोनों कंट्रीज के पर पर्सन इनकम इक्वल है, रफली सेम है, ये
चीज को, इस अजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए पैसेज में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मेकिंग दिस अजम्पशन द इनकरेक्ट आंसर। बी ने कहा कि कोई स्पेशलाइज्ड ट्रॉमा सेंटर्स अवेलेबल ही नहीं है कंट्री एक्स में। कंट्री एक्स में ट्रॉमा सेंटर्स ही नहीं है, कंट्री एक्स में ट्रॉमा सेंटर्स नहीं है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है कि यार अवेलेबिलिटी है कि नहीं है? बात तो ये कि लोगों को पहुंचा दो टाइमली, अवेलेबिलिटी नहीं है, नॉट डिस्कस्ड। सी ने कहा ट्रीटमेंट ऑफ सीरियसली इंजर्ड पर्संस इन ट्रॉमा सेंटर इज नॉट मोर कॉस्टली देन अ ट्रीटमेंट एल्सवेयर। ये बात कर रहा है कि ट्रीटमेंट में तुम्हारा कितने का खर्चा हो गया। इसने कहा कि यार अगर 5 लाख का खर्चा होता है आपका ट्रॉमा सेंटर के अंदर, तो वो बिल्कुल सेम है अगर आप किसी और हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराओ। तो ट्रॉमा सेंटर में इलाज कराने पर भी आपका सेम अमाउंट लगता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता ट्रॉमा सेंटर का इलाज। अगर आप नॉर्मल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में जाओगे वहां भी आपका रफली सेम ही खर्चा आना है। खर्चा कितना आना है पेशेंट का, नॉट बीन डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ। अगेन बकवास ऑप्शन। डी ने कहा नेट इंक्रीज होगी एम्प्लॉयमेंट में एक कंट्री एक्स के, अगर वो वाई के पद चिन्हों पर चली, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इंजरी को सरवाइव कर गए। इसने कहा अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बच गए तो कंपनी का एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, कंपनी में लोग ज्यादा से ज्यादा नौकरियां करेंगे, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे बिल्कुल सही असम्पशन है, क्योंकि ऑथर ने क्या कहा था कि अगर लोग बचे तो लोग टैक्स भरेंगे और लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए, टैक्स भरने के लिए नौकरी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट तो कंट्री की इंक्रीज होगी ना फिर ऑन दैट नोट। तो बिल्कुल यहां पर वही असम्पशन गिवन है, मेकिंग डी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। A rare opportunity to be professional while you are at home। एक एडवर्टाइजमेंट आया कंप्यूटर लिटरेट हाउसवाइफ्स के लिए। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं जो कंप्यूटर लिटरेट हैं, जिनके पास कंप्यूटर नॉलेज है, जिन भी होम मेकर्स के पास, तो उनके लिए एक एडवर्टाइजमेंट आया कि आपके पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी आई है कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी, एक एडवर्टाइजमेंट आया है जो एक कंप्यूटर लिटरेट हाउसवाइफ्स के लिए निकाला है कंप्यूटर की कंपनी ने। तो क्या क्या असम्पशंस यहां पे पॉसिबली हो सकती हैं? पहला, कुछ हाउसवाइफ्स साइमल्टेनियसली चाहती हैं कि वो प्रोफेशनल साथ साथ बन जाएं। बिल्कुल सही। अगर हाउसवाइफ्स ऐसा चाहती ही ना होती, अगर कोई हाउसवाइफ ना चाहती होती, सारी होम मेकर सिर्फ चूल्हा चौका करना चाहती होती, तो कभी भी कंप्यूटर कंपनी ऐसी अपॉर्चुनिटी ना निकालता। उनके दिमाग में ऐसा है कि जो लोग भी औरतें पढ़ी लिखी हैं, वो घर से थोड़ा बहुत काम करना चाहती हैं, उनके बारे में सोच के या ऐसे थॉट प्रोसेस को सोच के ही उन्होंने ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाउसवाइफ्स आर डिजीरियस ऑफ वर्किंग। क्लियर असम्पशन। कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। ये जनरलाइज वे में बिल्कुल सत्य है भाई कि कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेज तेज ग्रो कर रही है, लेकिन पैसेज में कंप्यूटर इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, इसीलिए गलत असम्पशन। थर्ड ने कहा ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है प्रोफेशनल एज वेल एज हाउसवाइफ होना। बिल्कुल ये मुमकिन है। अगर ये मुमकिन नहीं होता तो ये रेयर अपॉर्चुनिटी के बारे में क्यों बात करता? इसीलिए ये भी बिल्कुल सही असम्पशन है। तो क्योंकि आपकी फर्स्ट और थर्ड असम्पशन बिल्कुल करेक्ट है, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर, जिसने कहा फर्स्ट एंड थर्ड असम्पशंस आर इम्प्लिसिट ओवर हियर। अगला क्वेश्चन, कुछ डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि एक सर्टेन ड्रग ने रिड्यूस करा, से एग्जांपल इस ड्रग का नाम है एक्स, तो इस ड्रग ने रिड्यूस करा, क्या चीज रिड्यूस करी? द ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड्स ऑफ वर्टिगो। वर्टिगो एक बीमारी होती है, तो वर्टिगो की ड्यूरेशन की कितनी देर का आपको ये आएगा, जो उसका वर्टिगो का हिट होता है, तो वो कितनी देर का आएगा, उसके लिए उसके ड्यूरेशन पर इस ड्रग ने काफी वर्क किया है। और ये क्लेम कर रहे हैं कुछ डॉक्टर्स कि इससे काफी ज्यादा फर्क आया है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वर्टिगो का, जो जिन लोगों को भी इस प्रॉब्लम से हुआ है, फ्रॉम इट हैज डिक्रीज्ड सिंस द ड्रग वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जब से ये एक्स ड्रग आया है, ये काफी ज्यादा यूजफुल रहा है
जिस वजह से ड्यूरेशन ऑफ वर्टिगो में काफी फर्क देखने को मिला है, ये डॉक्टर्स ने बोला। हाउएवर जब भी आता है, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन जो ऑथर का पूरा नोशन चेंज कर देता है, डीप कॉन्ट्रास्ट होता है ये। इसने कहा हाउएवर रिसेंटली इस ड्रग का 3 मंथ का शॉर्टेज था मार्केट में। 3 मंथ शॉर्टेज था इस ड्रग का, तो जब 3 मंथ का शॉर्टेज था तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिला इन द ड्यूरेशन ऑफ वर्टिगो। तो जब ये 3 मंथ का शॉर्टेज था तो नो चेंज वॉज सीन ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एक्स। तो जब मार्केट से 3 महीने के लिए ये ड्रग गायब था तो ज्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिला वर्टिगो की ड्यूरेशन में। तो ऑथर ने अल्टीमेट क्या कंक्लूजन दिया? वी कैन कंक्लूड दैट द ड्रग हैड नो इफेक्ट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ वर्टिगो। तो शुरू में जो डॉक्टर्स तारीफ कर रहे थे वर्टिगो की, उसके बारे में ऑथर का नोशन चेंज्ड है। ऑथर ने कहा कि जब 3 महीने तक ये मार्केट में ड्रग अवेलेबल नहीं था तो ड्यूरेशन ऑफ वर्टिगो में कोई फर्क नहीं आया। तो ऑथर के हिसाब से डॉक्टर्स का क्लेम गलत है। ऑथर ने कहा कि इस ड्रग एक्स का कोई भी इंपैक्ट नहीं है ड्यूरेशन ऑफ वर्टिगो में, क्योंकि 3 महीने की शॉर्टेज पे कोई फर्क नहीं आया। आपने निकालनी है ऑथर के आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड अजम्पशन। पहला ऑप्शन कहता है अगर एक ड्रग ने एक डिफरेंस क्रिएट किया होता ड्यूरेशन में, अगर इसने एक्चुअली कोई इंपैक्ट किया होता, अगर ड्रग ने इंपैक्ट किया होता वर्टिगो पे, वर्टिगो की ड्यूरेशन पर अगर उसने इंपैक्ट किया होता, तो 3 महीने का जो ये शॉर्टेज पीरियड था इस ड्रग का, इस चक्कर में मार्केट में एक सिग्निफिकेंट चेंज तो आना बनता था। सही असम्पशन। ऑथर ने भी तो यही कहा है कि 3 महीने जब ये ड्रग अवेलेबल नहीं था तो मार्केट में कोई चेंज नहीं आया। तो इसके पीछे का असम्पशन यही तो जा रहा है कि अगर इसने चेंज लाया होता तो 3 महीने की शॉर्टेज में वर्टिगो में दिक्कत आती। यही सेम चीज है। तो फ्लिप साइड कह दिया असम्पशन को। बिल्कुल सही है कि ड्रग ने अगर इंपैक्ट किया होता तो वर्टिगो की ड्यूरेशन में 3 महीने की शॉर्टेज में चेंज आना बनता था। ऑथर ने कहा कोई चेंज नहीं आया, यहां इसने कहा अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो 3 महीने ना होने की वजह से चेंज आता, और क्योंकि चेंज नहीं आया इसीलिए ये बकवास है। यही पैसेज ने कहा कि क्योंकि चेंज नहीं आया इसलिए ये बकवास है। उसका प्रायर नोशन यहां पर बता दिया गया। करेक्ट असम्पशन में जा सकता है बी। अगर कोई चेंज आते एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वर्टिगो में इंट्रोडक्शन के बाद से, तो वो डेफिनेटली डेमोन्स्ट्रेट करता वो ड्रग और उसका इफेक्ट ड्यूरेशन ऑफ वर्टिगो में देखने को मिलता। तो ये आपका यहां पर सॉर्ट ऑफ ऑथर यहां पर वर्टिगो के जो ड्रग है ड्रग एक्स को प्रमोट कर रहा है, ड्रग एक्स के फेवर में बात कर रहा है, जबकि होल आर्ग्यूमेंट आपका ड्रग एक्स के अगेंस्ट में बात कर रहा है। तो ये आपका अजम्पशन फिर नहीं बनेगा। सी, period of time greater than 3 months would not have been better to use in judging। इसने कहा ये 3 महीने का पीरियड ही सफिशिएंट नहीं है, या 3 महीने से ज्यादा का पीरियड रिक्वायर्ड होता है, तब हम जज कर पाएंगे कि कोई ड्रग अच्छा है या कोई ड्रग बेकार है। तो ये क्लियरली आपका प्रेमिस को फॉल्सिफाई कर रहा है। जो भी ऑप्शंस आपके प्रेमिसेस की इंफॉर्मेशन को झूठा साबित करे वो हमेशा गलत आंसर होते हैं। इसने कहा कि यार 3 महीने का पीरियड ही इनफ नहीं है या उससे ज्यादा का रिक्वायर्ड था, इसीलिए ये गलत में जाएगा। डी ने कहा डाइट में अगर आप चेंज करेंगे, स्मोकिंग हैबिट्स में अगर आप चेंज करेंगे, तो वो चीजें रिस्पॉन्सिबल नहीं होती किसी भी चेंज के ड्यूरेशन ऑफ वर्टिगो के। ब्ला ब्ला ब्ला। डाइट और स्मोकिंग हैबिट्स, डाइट और सुट्टे के बारे में पैसेज ने डिस्कस ही नहीं किया, तो ये ऑप्शन कहां से इन दोनों चीजों को, नए फैक्टर्स को डिस्कस कर रहा है? इसीलिए ये भी आपका अनरिलेटेड ऑप्शन में जाना चाहिए। दैट विल क्लियरली मेक ए द करेक्ट आंसर, जो हमें सबसे पहले मिल गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट टू मेक द कंपनी कमर्शियली वाइबल। कंपनी को हमें यार कमर्शियली वाइबल बनाना है, तो मतलब अल्टीमेटली यार प्रॉफिट्स अर्न करना बहुत जरूरी है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू प्रून द स्टाफ स्ट्रेंथ एंड बोरो मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इस चीज के लिए 2 सॉल्यूशंस बताए हैं यहां पर आर्ग्यूमेंट में। नंबर 1 बोरो मनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है
बैंक से मनी, जैसे जितनी भी आपके ऑफिसेज और फैक्ट्रीज होती हैं वो लोन लेते हैं कंपनी से, तो हम लोग को या तो बैंक से लोन लेना चाहिए, किसी और इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए, तो बोरो करना चाहिए मनी को, नंबर 2। और नंबर 1, प्रून द स्टाफ स्ट्रेंथ, इंक्रीज करो स्टाफ स्ट्रेंथ को, प्रून द स्टाफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग करनी है और ज्यादा स्टाफ स्ट्रेंथ को, तो थोड़ा सा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जॉब देनी है कंपनी में और कंपनी को लोन लेने की जरूरत है। ये एक कंसल्टेंट ने एडवाइस दिया, ओपिनियन दिया कंपनी को चलाने के लिए। 2 असम्पशन दिए हैं यहां ऑथर ने। पहली कह रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंड मनी फॉर सच प्रपोजल्स। इसने कहा जब भी ऐसे में कंपनीज कोई भी ऐसे डिसीजन लेती हैं बोरो करने का, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तो आदत है, वो अपनी बाहें खोल के बैठे होते हैं कि आओ हम तो कुबेर हैं, आइए हमसे पैसा ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए भाई, आप ही के लिए रखा है हम लोगों ने। तो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे प्रपोजल में पैसे बांट देते हैं। पैसेज में ऐसा नहीं लिखा कि वो लोग जरूर पैसा दे देंगे, तुम्हारा प्रपोजल है, वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये असम्पशन ने नहीं बताया, पैसेज ने नहीं बताया, सॉरी। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी हैज अ पोटेंशियल मार्केट। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी बड़ी पोटेंशियल मार्केट है, मार्केट में बड़ी धाक है, मार्केट में बड़ी पूछ है उस प्रोडक्ट की। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अगेन कि मार्केट में ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, इनका कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। थर्ड, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर इनएफिशिएंट। इन्होंने बोला इस टाइम पे हमें प्रून करने की जरूरत है स्टाफ स्ट्रेंथ को, मतलब स्टाफ स्ट्रेंथ को यहां पर हमें प्रून करने की जरूरत है, काफी ज्यादा सही से काम निकलवाने की जरूरत है उनसे, उनको प्रून करना है, उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसका मतलब है उनकी एफिशिएंसी पे हमें वर्क करना जरूरी है बहुत ज्यादा। तो एफिशिएंसी पे तो वर्क करना है क्योंकि यहां पर बोला है कि प्रूनिंग द स्टाफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। सो प्रूनिंग द स्टाफ स्ट्रेंथ का मतलब है ऑलरेडी दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब्स प्रॉपरली, तो उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की जरूरत है। तो इस केस में दे आर करेंटली इनएफिशिएंट। इस केसेस में नाउ द थर्ड ऑप्शन, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर इनएफिशिएंट। तो इनएफिशिएंट का मतलब है कि वो ऑलरेडी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, ये तो श्योर है। वो लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ये पैसेज ने नहीं बताया। पैसेज ने कहा हमें स्टाफ की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की जरूरत है, स्टाफ स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की जरूरत है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, ये पैसेज ने नहीं बताया। तो दे आर इनएफिशिएंट, दिस इज नॉट वैलिडेटेड बाय द आर्गुमेंट। तो इस चक्कर में तीनों ही असम्पशन आपके गलत जाएंगे। मेकिंग नन इज इम्प्लिसिट ए द करेक्ट आंसर चॉइस। अगला क्वेश्चन एडिटोरियल में लिखा था टू क्वालिफाई एज एन इफेक्टिव लॉ। किसी भी चीज को इफेक्टिव लॉ बनने के लिए एज अपोज टू मेरी एन इंप्रेसिव डिक्लेरेशन, कमांड को बैक करना जरूरी होता है इफेक्टिव एनफोर्समेंट के साथ। तो इसने कहा कि यार जब कभी भी एक नॉर्मल गवर्नमेंट डिक्लेरेशन दे देती है तो लोग अक्सर नहीं मानते हैं जब तक उसमें एक एनफोर्समेंट एजेंसी ना लगाओ। सिंपल एग्जांपल, जब कोविड आया था तो ये बोला गया था कि हर कोई अपने घर से प्लीज मास्क पहन के निकलिए, कोई नहीं पहनता था। लेकिन जैसे ही इस नॉर्मल डिक्लेरेशन में एक एनफोर्समेंट जुड़ गई कि अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपको 2000 रुपए का चालान देना पड़ेगा, तो जैसे ही एनफोर्समेंट आया हर किसी ने अपने मुंह पर मास्क लगाना शुरू कर दिया था। वही सेम चीज कह रहा है कि किसी भी लॉ को इफेक्टिव लॉ बनाने के लिए हमें चाहिए होती है उसमें एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो उसको एनफोर्स कर सके, मतलब चालान हो गया, लॉ हो गया, पुलिस हो गई। तो ऐसी एनफोर्समेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है, तब वो बन जाता है इफेक्टिव लॉ। दिस इज वाई सोसाइटीज हैव पुलिस। तो एनफोर्समेंट करने के लिए हमारे पास कौन होती है? पुलिस। पुलिस का काम होता है लॉ को एनफोर्स करवाना कि आप नहीं फॉलो करोगे। जैसे अगर आप ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हो तो ट्रैफिक पुलिस है, अगर आप नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हो तो पुलिस है। तो हर चीज के लिए यहां पर एक पुलिस बनाई गई है जिनका काम है एनफोर्स कराना आपसे लॉ को, और तब ये बन जाता है आपका इफेक्टिव लॉ। पावर ऑफ पुलिस टू एनफोर्स अ सोसाइटीज लॉ मेक दोज लॉज इफेक्टिव। तो जब भी पुलिस एनफोर्स करती है लॉज को तो वो लॉज बन जाते हैं आपके इफेक्टिव लॉ। बट देयर इज करेंटली नो इंटरनेशनल पुलिस फोर्स। इस टाइम पे भाई कोई इंटरनेशनल पुलिस फोर्स नहीं है। नो इंटरनेशनल पुलिस इज अवेलेबल राइट नाउ, जो सारी कंट्रीज में देख सके इस तरह से। हेंस व्हाट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ इज नॉट इफेक्टिव लॉ। तो क्योंकि यहां पर इंटरनेशनल पुलिस नहीं है,
इसीलिए इंटरनेशनल लॉ इज नॉट द इफेक्टिव लॉ, क्योंकि एनफोर्समेंट पॉसिबल नहीं हो रहा है, वहां पर पुलिस ही नहीं है ना, एनफोर्स हो रहा है, इसलिए लॉ भी आपका इनइफेक्टिव बन गया, क्योंकि लॉ को इफेक्टिव बनने के लिए एनफोर्समेंट चाहिए और पुलिस चाहिए। आपको निकालनी है असम्पशन। पहले ने कहा अगर एक इंटरनेशनल पुलिस फोर्स को एस्टैब्लिश कर देंगे तो लॉ इफेक्टिव लॉ बन जाएगा। इस आपको लगेगा बिल्कुल सही असम्पशन है, ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं अभी। ओनली डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड द लॉ ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी इज कि पहले वाले में इंटरनेशनल लॉ में इफेक्टिव एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं होता, इंडिविजुअल सोसाइटी के लॉ में एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होता है कि नहीं होता, यह बात क्लियरली पैसेज ने स्टेट नहीं करी। और आपका इंटरनेशनल लॉ में इफेक्टिव एनफोर्समेंट नहीं होती, वो पैसेज ने क्लियरली बताया है। इसीलिए ये आपकी गलत असम्पशन में जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल सोसाइटी में मैकेनिज्म है कि नहीं है वो क्लियरली पैसेज ने नहीं बताया। सी ने कहा प्राइमरी पर्पस होता है पुलिस का लॉ को एनफोर्स करना। आपको लगेगा ये भी ठीक है मैम, लेकिन नहीं है। इसने कहा पुलिस का प्राइमरी जॉब, ये डिस्कस कर रहा है पुलिस का मेन जॉब, इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पुलिस वाले निभाते हैं उनमें से पुलिस का मेन जॉब सिर्फ इतना है कि उनको लॉ को एनफोर्स करना है। पुलिस का मेन जॉब कौन सा है, सेकेंडरी जॉब कौन सा है, थर्ड लेवल का जॉब कौन सा है, फोर्थ लेवल का जॉब कौन सा है, कैटेगरी और हायरार्की ऑफ देयर जॉब इज नॉट डिस्कस। तो प्राइमरी पर्पस पुलिस का सिर्फ लॉ को एनफोर्स करना है, ये सही लग रहा है, लेकिन गलत आंसर है। पैसेज में प्राइमरी पर्पस सेकेंडरी पर्पस पुलिस का डिस्कस नहीं किया, सिर्फ इतना बोला है उनको लॉ एनफोर्स करना है, वही उनका प्राइमरी पर्पस है, ये पैसेज ने नहीं बताया। डी, सिर्फ एक इंटरनेशनल पुलिस इफेक्टिवली लॉ को एनफोर्स कर सकती है। अब ये और डी मिलते जुलते ऑप्शन है, इसीलिए करेंगे ग्रिल, ढंग से ग्रिल करेंगे। हमें ये बोला गया था, अगर आप दोबारा से रीस्टेट करें पैसेज को, तो तीन चीजें चाहिए हमें। पैसेज ने तीन मेजर पॉइंट डिस्कस किए। नंबर वन, लॉ को इफेक्टिव लॉ बनाने के लिए चाहिए होता है एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, और वो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म लेके आती है पुलिस। तीन चीजें डिस्कस की हैं। तो ब्रिज मेथड अगर यहां पे अप्लाई करेंगे तो ब्रिज मेथड कहता है कि करेक्ट असम्पशन में प्रेमिसेस और कंक्लूजन के पॉइंटर्स, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग और सेम नॉलेज होनी चाहिए। तो तीन चीजें डिस्कस हुई। इफेक्टिव लॉ बनने के लिए चाहिए एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, नंबर 3 लेके आती है ये सब चीजें पुलिस। वो बात डी में मौजूद है। कैसे? इंटरनेशनल पुलिस नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 इफेक्टिव लॉ बनाना है, ठीक है, और नंबर 3 एनफोर्समेंट चाहिए। तो वो तीनों बातें इंटरनेशनल पुलिस ही इफेक्टिव लॉ बना सकती है, क्योंकि वही लॉ को एनफोर्स कर सकते हैं। वो तीनों फैक्टर्स 1 2 3 पुलिस, इफेक्टिव लॉ, एनफोर्समेंट डी में गिवन है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन गया। ए क्यों नहीं है अब देखते हैं। ए ने कहा इंटरनेशनल पुलिस को, एक नंबर 1 आ गया, इंटरनेशनल पुलिस को एस्टैब्लिश करोगे तो लॉ इफेक्टिव बन जाएगा। यहां से क्या गायब है? एनफोर्समेंट। अब आप कहोगे मैम कोई बात नहीं, मतलब तो वही है अगर एनफोर्समेंट गायब भी है तो, लेकिन मतलब चेंज है, मायने बदल गए इस ऑप्शन के। इसने कहा जैसे ही तुम पुलिस एस्टैब्लिश करोगे, तुमने आज पुलिस एस्टैब्लिश करी, तुमने इंटरनेशनल लेवल पर डीसीपी बना दिया, एसीपी बना दिया, डीआईजी बना दिया, कांस्टेबल बना दिया, जैसे ही तुमने इंटरनेशनल पुलिस को एस्टैब्लिश कर देना है, अगले दिन से लॉ, इंटरनेशनल लॉ इफेक्टिव बन जाएगा। अगले दिन से कमाल देखोगे आप, अगले दिन से। आज तुमने वैकेंसी भरी इंटरनेशनल पुलिस की, अगले दिन से ही जैसे ही तुमने एस्टैब्लिश करी पुलिस, तभी के तभी आपका लॉ इफेक्टिव लॉ बन जाएगा। एनफोर्समेंट गायब है, अभी तो एनफोर्स करेगी भाई पुलिस, टाइम तो लेगा, इसीलिए ये गलत आंसर में जाएगा और डी आपका सही करेक्ट आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट का कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि उनको क्या करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ डायरेक्शंस पास करी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप रिड्यूस करो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इन द व्यू ऑफ सीरियस सोर्स क्रंच एंड इट मे नॉट बी एबल टू सैंक्शन एनी एडिशनल ग्रांट टू द स्टेट्स फॉर नेक्स्ट 6 months। तो पहला तो बोला नो ग्रांट फॉर 6 months, कि अगले 6 महीने जी हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, आपको अपने लेवल पर ही अपने रिसोर्सेज का खर्चा चलाना होगा। स्टेट गवर्नमेंट को ये हिदायत दी गई है। और दूसरा क्या बोला है कि यार अपनी ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को ना प्लीज रिड्यूस करो, क्योंकि सीरियस सोर्स क्रंच चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है।
रिड्यूस स्पेंडिंग ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स। रिसोर्स क्रंच को हम बोल सकते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है, तो रिसोर्स क्रंच चल रहा है, तो इसीलिए प्लीज अपनी एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखो, और हम 6 महीने तुम्हें पैसे भी नहीं दे पाएंगे, तो भाई संभल के चलो, ये पैसों को ढंग से यूटिलाइज करो। assumption पहली, स्टेट गवर्नमेंट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स एक्सपेंडिचर। अगर ये टोटली डिपेंड होती, ठीक है, टोटली वर्ड इज सच एन एक्सट्रीम वर्ड ओवर हियर, टोटली डिपेंडेंट होती, खुद सोचो अगर टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती, कंप्लीटली 100%, 1 रुपए नहीं है जेब में स्टेट गवर्नमेंट के, 2 रुपए भी अगर आज खर्च करने हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी बदतमीजी करती कि 6 महीने इनके पैसे बंद कर देती? इनको नहीं पता कि फिर स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे कैसे चलेंगे, और इन्होंने जब ये बात बोली अगले 6 महीने हम पैसे नहीं दे पाएंगे, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है कि स्टेट गवर्नमेंट मैनेज कर लेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट 100% टोटली डिपेंडेंट है, ये एक्सट्रीम ऑप्शन में जाएगा, इसीलिए गलत आंसर है। सेकंड ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिव्यूड द एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये तो डेफिनेटली इन्होंने किया है भाई, मॉनिटर तो किया है, स्क्रूटनाइज तो किया है, तभी इनको पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट का पूरा अकाउंट बुक खोल के देखा कि कितने खर्चे कर रहे हैं, कितने नहीं खर्चे कर रहे, करा है ये डेफिनेटली चेक। अगर नहीं किया होता तो फिर वो ये बात क्यों बोलते कि अपने एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा रिड्यूस कर, इसका मतलब इसने पढ़ा है कि ये कितना खर्चा कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तभी तो बोला गया है कि भाई रिड्यूस कर, इसीलिए ये सही असम्पशन है। थर्ड ने कहा स्टेट गवर्नमेंट विल अबाइड बाय द डायरेक्टिव, स्टेट गवर्नमेंट इनके लॉस को फॉलो जरूर करेगी, इनके डायरेक्टिव्स को फॉलो करेगी, डेफिनेटली करेगी, तभी तो वो यार डायरेक्शंस दे रहे हैं। डायरेक्शंस का मतलब ही क्या है, मैंडेटरी रूल है और करना ही करना है फॉलो। अगर इनको पता होता कि ये फॉलो नहीं करेगी तो ये दे ही क्यों रहे हैं डायरेक्शंस, फिर तो ये एडवाइस देते। तो स्टेट गवर्नमेंट विल अबाइड बाय द डायरेक्टिव्स, इसके लिए 2 और 3 दोनों बिल्कुल सही असम्पशन है, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर, जिसने कहा ओनली सेकेंड एंड थर्ड assumptions आर इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड ओवर हियर। तो इसी तरह से आपने अपने क्वेश्चंस को करना होता है जब कभी भी आप assumption क्वेश्चंस कर रहे हैं। नंबर 1, यू नीड टू इंस्पेक्ट thoroughly what do you need to inspect? Premises and conclusion। इनके बेस्ड पर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके बनते हैं वो आपको लगाना है assumption। किसी भी assumption को फिट इन करने के लिए आपको चेक करना है that it should be supported by your premises and conclusion, that is highly important। और जिसको आपका premise conclusion नहीं सपोर्ट करता है वो आपकी हमेशा गलत assumptions में जाएगी। So on that note, winding up today's session, अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, and you will definitely ace in this subject. Take care everyone. Bye bye all.